नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास है दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टडी मटेरियल। यूनिट 1, भारत का संविधान एक परिचय। कोशिश रहेगी कि इस यूनिट के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझें, ताकि इसकी जो बेसिक बातें हैं वो पकड़ में आ जाएं। और हाँ, ये शायद एग्जाम की तैयारी में भी कुछ मदद करे। हम देखेंगे कि भाई ये संविधान सभा ने काम कैसे किया, इसकी क्या खास बातें हैं, प्रस्तावना का मतलब क्या है, और ये जो बड़े शब्द सुनते हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनका आइडिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संविधान आखिर बना कैसे, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। संविधान सभा की पहली बैठक जहां तक मुझे याद है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। सही। और ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनका रोल तो बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत मेहनत लगी। सभा ने ना अलग अलग कमेटियों के जरिए काम किया। कुछ प्रोसीजर देख रही थी, कुछ मेन मुद्दों पर फोकस कर रही थी। दुनिया भर के कई संविधानों को खंगाला गया, उनसे सीखा गया। और हाँ, इसकी हिस्ट्री भी है। जैसे वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सब ने कहीं ना कहीं एक बेस तैयार किया था। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, उसी के आधार पर ये सभा बनी। और फिर काफ़ी बहस और विचार के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, जिसे अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कितनी लेयर्स थीं इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, अब इसकी कुछ खासियतों पर आते हैं। सुना है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। हाँ, ये बात सही है, काफी डिटेल्ड है। शायद इसलिए कि देश इतना बड़ा और विविध है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई होगी। हो सकता है। और इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है, जैसे ब्रिटेन में है। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है। बिल्कुल। और वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। इसके साथ ही एक फेडरल सिस्टम भी है, मतलब राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 यही कहता है। लेकिन हाँ, इसमें केंद्र की तरफ झुकाव साफ दिखता है, जिसे कई बार यूनिटरी बायस भी कहते हैं। अच्छा, मतलब केंद्र ज्यादा मजबूत है। हाँ, कई मामलों में शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो विषय इन तीनों में नहीं है, यानी रेजिडुअल पावर्स, वो केंद्र के पास है। ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल, उसे तो संविधान की आत्मा कहते हैं। हाँ, वो एक तरह से पूरे संविधान का सार है, उसका दर्शन है। उसमें लिखा है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये शब्दों तो बहुत सुने, पर इनका आसान मतलब क्या है? जरूर देखिए, संप्रभु यानी सॉवरेन, मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा, अंदरूनी भी और बाहरी भी, किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं। समझा। समाजवादी, ये शब्द बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन से 1976 में। इसका मतलब है कि देश कोशिश करेगा कि आय की असमानता कम हो, अमीरी गरीबी का फासला घटे, शोषण खत्म हो। ये भारत का अपना समाजवादी मॉडल है। अच्छा। फिर है धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये भी 42वें संशोधन से आया। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सब धर्म बराबर होंगे। सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, मतलब सत्ता जनता के हाथ में है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं। और गणराज्य यानी रिपब्लिक, इसका मतलब देश का जो मुखिया होगा यानी राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होगा, कोई राजा रानी वाला सिस्टम नहीं। समझ गया। तो ये हमारे संविधान की नींव है। अच्छा, एक और टर्म बहुत सुनते हैं, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कानून सबसे ऊपर है, लॉ इज सुप्रीम। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या सरकार खुद, कानून से ऊपर नहीं है। सब कानून के दायरे में है और कानून के सामने बराबर है। ठीक है। हाँ, हालांकि इस पर बहस होती रही है। जैसे कुछ पुराने कानून थे, टाडा, मीसा, जो आतंकवाद जैसी स्थितियों के लिए बने थे। उन पर सवाल उठे थे कि क्या वो सामान्य कानूनी सिद्धांतों से अलग थे या उनका मिसयूज हुआ। वो कानून अब नहीं है, पर यह बहस दिखाती है कि रूल ऑफ लॉ कितना जरूरी है। सही बात है। अब वापस फेडरल स्ट्रक्चर पर आते हैं। आपने शक्तियों के विभाजन की बात की। ये
केंद्र राज्य संबंध असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, संविधान ने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को बांटा तो है केंद्र और राज्यों के बीच, पर जैसा पहले कहा, कई चीजें केंद्र को ज्यादा पावर देती हैं। जैसे इमरजेंसी के टाइम पर तो पूरा सिस्टम लगभग यूनिटरी हो जाता है। हाँ, इमरजेंसी पावर्स तो हैं। फिर गवर्नर की नियुक्ति केंद्र करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये सब केंद्र को एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है असमान संघवाद, यानी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म ये क्या है? इसका मतलब है कि भारत में सभी राज्यों को एक जैसा ट्रीटमेंट या पावर नहीं मिली है। कुछ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी खास जरूरतों या ऐतिहासिक कारणों से कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 371 में कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, या दिल्ली की अपनी अलग स्थिति है। अच्छा, यानी एक ही देश में अलग अलग राज्यों के लिए थोड़ी अलग व्यवस्थाएं। ठीक है। और अगर इस संविधान में कुछ बदलना हो तो अमेंडमेंट, क्या ये बहुत मुश्किल है? अनुच्छेद 368 में इसका तरीका बताया गया है। ये ना तो ब्रिटेन जितना आसान है कि पार्लियामेंट आसानी से बदल दे, ना ही अमेरिका जितना मुश्किल, बीच का रास्ता है। ओके। मोटे तौर पे दो तरीके हैं। एक, संसद का स्पेशल मेजॉरिटी, यानी दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत और जो मौजूद है और वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ओके। दूसरा, कुछ खास मामले जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, उनमें इस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। काफी सख्त लगता है ये दूसरा वाला। हाँ, ये मुश्किल है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो संसद सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, पर उन्हें टेक्निकली आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं मानते। तो संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि संविधान कैसे बना, इसकी खास बातें क्या हैं, जैसे ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र थोड़ा भारी है। हमने प्रियम्बल के जो मूल शब्द हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उनका मतलब समझा। रूल ऑफ लॉ और केंद्र राज्य संबंधों पर भी बात की, जिसमें वो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी शामिल है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय के साथ इसमें बदलाव हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। अब जब हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। आज का जो बदलता हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल है, उसमें संविधान में जो विविधता में एकता और असमान संघवाद के सिद्धांत हैं, वो कितने रेलेवेंट हैं, और उनको बनाए रखने में, उनको मजबूत करने में आज क्या नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से की, अध्याय 2, संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकार। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की सामग्री पर आधारित है और हमारा मकसद है कि परीक्षा की तैयारी के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान तरीके से समझें। तो शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल। ये चैप्टर सच में संविधान की, आप कह सकती हैं, आत्मा है। इसमें वो सारे सिद्धांत हैं, वो आदर्श हैं जिन पर हमारा देश, हमारा संविधान खड़ा है। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रस्तावना में जो लिखा है ना, वो असल में एक दिशा है, एक रास्ता। हाँ, तो इन्हीं मूल्यों से, मतलब वैल्यूज से शुरू करते हैं। ये हैं क्या असल में? क्यों हैं ये इतने खास? देखिए, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। सबसे पहले न्याय, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बराबरी लाने की कोशिश, जो समाज में गहरी खाइयां हैं ना, उनको कम करना। फिर है स्वतंत्रता, सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी धर्म को मानने की, पूजा करने की आजादी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें बाकायदा मौलिक अधिकारों के जरिए पक्का किया गया है, भाग 3 में। फिर आती है समानता, मतलब कानून की नजर में सब एक बराबर, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर मौके मिले। हाँ। और आखिर में बंधुत्व, यानी भाईचारा, एक ऐसी भावना जो हर इंसान का सम्मान करे और देश को जोड़े रखे, उसकी एकता को मजबूत करे। तो ये चारों मिलकर एक आदर्श समाज की तस्वीर बनाते हैं। एकदम। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पाना है। अच्छा, तो ये तो हो गए वो सिद्धांत, वो मूल्य, पर आम नागरिक के लिए इनकी गारंटी क्या है? मतलब अगर ये मूल्य नहीं मिलते तो? यहीं पर मौलिक अधिकार आते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में है
और ये नागरिकों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये राज्य को मतलब सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। और सबसे खास बात, ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित मतलब उठ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अच्छा, पहले तो शायद 7 अधिकार थे। हाँ, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक था, पर अब वो एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300A के तहत। तो अब मुख्य रूप से 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं वो संक्षेप में? पहली है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। कानून के सामने बराबरी, भेदभाव की मनाही, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें कई तरह की आज़ादी है, बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने बसने की, कोई भी काम करने की। इसी में अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, सुना इसका दायरा काफी बढ़ाया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसमें कई अधिकार शामिल किए हैं, जैसे निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और हाँ, शिक्षा का अधिकार भी। फिर अनुच्छेद 20 और 22 गिरफ्तारी और सजा से जुड़े कुछ बचाव देते हैं। और बाकी के 4 अधिकार कौन से हैं? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों आदि में काम करवाने पर रोक लगाता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हर किसी को अपना धर्म मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी है। धार्मिक संस्थाएं बनाने और चलाने की भी स्वतंत्रता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये खासकर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है। और आखिरी वाला, जो शायद सबसे अहम माना जाता है, इंसान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। अगर किसी के अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट फिर रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह अधिकारों को बचाने के लिए। वाकई ये तो बहुत मजबूत व्यवस्था है अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, इन मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी जिक्र है, भाग 4 में। वो क्या है? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSPs। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। देखिए, ये सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह के निर्देश हैं, एक गाइडलाइन कि नीतियां बनाते समय और कानून लागू करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। इनका मकसद है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, एक कल्याणकारी राज्य बनाना। पर ये मौलिक अधिकारों जैसे नहीं है, मतलब इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते? नहीं, ये न्यायोचित नहीं है। मतलब आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार ने फलाना निर्देशिक सिद्धांत लागू नहीं किया। लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को लागू करे, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सब इसी में आते हैं। तो फिर मौलिक अधिकारों और इन निदेशक सिद्धांतों में रिश्ता क्या है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या कभी इनमें टकराव भी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों ही संविधान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। शुरू में कोर्ट का नजरिया था कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं। अगर किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने से मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। लेकिन बाद में, खासकर केशवानंद भारती केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत अपनाया। हाँ, मतलब कि दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में, खासकर समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों में कई बार संशोधन भी हुए हैं। तो अब माना जाता है कि दोनों मिलकर संविधान के सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को पूरा करते हैं। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो संवैधानिक मूल्य हमारी नींव हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलने वाली गारंटियां हैं जिन्हें अदालत के जरिए लागू कराया जा सकता है, और निदेशक सिद्धांत सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही। ये तीनों मिलकर ही भारतीय लोकतंत्र और शासन की पूरी तस्वीर बनाते हैं।
और परीक्षा के लिए इन तीनों की समझ, इनके बीच का रिश्ता और इनके मुख्य प्रावधान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और चलते चलते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, आज के भारत में ये मूल्य और अधिकार जमीनी स्तर पर कितने लागू हो पा रहे हैं और नीतियां बनाने में निदेशक सिद्धांतों की असल भूमिका क्या है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। नमस्कार। प्राचीन भारतीय सोच में धर्म और कर्म, इनकी क्या भूमिका थी और आज हमारे संविधान में ये कैसे झलकते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे, संवैधानिक मूल्य और खासकर अनुच्छेद 51A मतलब मौलिक कर्तव्य, और कोशिश करेंगे कि ये सब परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल, तो शुरुआत करें। हाँ, स्रोत बताते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म यानी कर्तव्य और कर्म यानी आपके काम, ये जीवन और समाज का कह सकते हैं आधार थे। धर्म शब्द सुना है, संस्कृत के ध्र से बना है। हाँ, सही। ध्र यानी धारण करना, बनाए रखना, मतलब सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड की व्यवस्था भी। अच्छा। वेदों में यज्ञ, उपनिषदों में सत्य, धर्मशास्त्रों में स्वधर्म, फिर रामायण, महाभारत, गीता में निष्काम कर्म, सब इसी तरफ इशारा करते हैं। बुद्ध ने भी अहिंसा, सत्य, करुणा पर जोर दिया। और कर्म का सिद्धांत क्या था? कर्म मतलब सीधा सा कार्य, और हर कार्य का एक परिणाम होता है, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा काम अच्छा फल, बुरा काम बुरा फल। कर्म और कर्म मिलकर एक नैतिक जिम्मेदारी बनाते थे। हाँ, एक तरह का नैतिक ढांचा देते थे समाज को। तो ये जो प्राचीन विचार हैं, ये हमारे आज के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में कैसे आए? ये सफर कैसे तय हुआ? ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तब ज्यादा फोकस नागरिकों के अधिकारों पर था। हाँ, मौलिक अधिकार तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन कर्तव्यों पर उतना जोर नहीं था शुरू में। फिर आया 1975 का दौर, इमरजेंसी का। हाँ। उस वक्त महसूस हुआ कि भाई नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए संविधान में। एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हाँ, इनका नाम सुना है। जी, उन्होंने कई सिफारिशें दी। हाँ। पर मजे की बात यह है कि उनकी कुछ अहम सिफारिशें मानी नहीं गईं। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा था कि टैक्स देना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ओहो। नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ? कर्तव्य कैसे शामिल हुए? 1976 में 42वां संशोधन हुआ। बहुत बड़ा संशोधन था ये। हाँ, इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। सही। तो इसी संशोधन से संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया अनुच्छेद 51A। और इसमें कर्तव्य डाले गए? जी, शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य डाले गए। 10? हाँ, और फिर 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन से। अच्छा, वो कौन सा था? वो था 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके देना। ये माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। ये तो बहुत जरूरी है। तो ये जो कर्तव्य हैं, इनमें कुछ मुख्य बातें क्या हैं? क्या क्या शामिल है इसमें? कई अहम चीजें हैं, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में रखना, उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी इज्जत करना, उसे बनाए रखना। मिलीजुली संस्कृति मतलब हमारी डाइवर्सिटी। बिल्कुल। फिर पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सुनने में तो ये सब बहुत ही आदर्श बातें लगती हैं, बहुत जरूरी भी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये कानूनी तौर पे लागू होते हैं? मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो? यहीं पर पेंच है। ये कर्तव्य गैर न्यायिक हैं, नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मतलब आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि फला नागरिक अपना ये कर्तव्य नहीं निभा रहा, इसलिए उसे सजा दो। इनके उल्लंघन पर कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है। तो फिर इनका क्या फायदा? क्या ये सिर्फ नैतिक सलाह है? नैतिक सलाह तो है ही और बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं। ये संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या अदालतों ने इन्हें बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है या इनका कुछ असर हुआ है फैसलों पर? नहीं, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि समय के साथ इनका महत्व बढ़ा है। शुरू में भले ही इन्हें लागू करने लायक नहीं माना गया, पर अब कोर्ट्स इन्हें एक इंटरप्रिटेटिव टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। इंटरप्रिटेटिव टूल
मतलब व्याख्या करने में सहायक। हाँ बिल्कुल। जब मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी और हिस्से की व्याख्या करनी होती है तो इन कर्तव्यों को ध्यान में रखा जाता है। रंगनाथ मिश्रा केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। अच्छा। कोर्ट अब अधिकारों और कर्तव्यों में एक संतुलन देखती है, जैसे एम्स छात्र संघ का मामला था 2001। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली हो रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और अगर कोई कानून इन कर्तव्यों को लागू करने में मदद करता है और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, तो कोर्ट उसका समर्थन करती है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। MC मेहता के कई मामले हैं पर्यावरण को लेकर। वहां कोर्ट ने अनुच्छेद 51A(G) यानी पर्यावरण की रक्षा वाले कर्तव्य का हवाला देकर निर्देश दिए हैं। हाँ, पर्यावरण का मुद्दा तो बहुत अहम है। जी। फिर जनहित याचिकाएं, PILs, उनके जरिए भी कर्तव्यों से जुड़े मसले उठाए गए हैं, जैसे जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का मामला और अरुणा रॉय केस 2002 में तो कोर्ट ने कहा कि इन कर्तव्यों के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। तो ये तो हुई सकारात्मक बात है, लेकिन जैसा कि स्रोत सामग्री में भी जिक्र है, क्या इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं? हाँ, आलोचनाएं भी हैं। सबसे बड़ी तो यही कि जब ये सीधे लागू ही नहीं हो सकते तो क्या ये सिर्फ दिखावटी हैं, सिंबॉलिक? हाँ, ये सवाल तो उठता है। अच्छा। फिर कुछ कर्तव्यों की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है, जैसे उच्च आदर्श या समग्र संस्कृति। इनका ठीक मतलब क्या है, इसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। और ये भी कहा जाता है कि कोर्ट का रवैया भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा है इस मामले में, और इन्हें लागू करने का कोई सिस्टमैटिक ढांचा नहीं है। तो कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि हमारे प्राचीन मूल्य जैसे धर्म और कर्म वो कहीं ना कहीं इन मौलिक कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान में मौजूद है। भले ही ये कानूनी तौर पर सीधे लागू न हो, ये नागरिकों के लिए एक नैतिक दिशा दिखाते हैं। और जैसा हमने देखा, अदालती फैसलों में भी इनका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। और जैसा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, संविधान खुद काम नहीं करते, उन्हें नागरिकों और नेताओं द्वारा चलाया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन मौलिक कर्तव्यों को सिर्फ जानना काफी है, या एक नागरिक के तौर पर हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामों में सक्रिय रूप से कैसे अपना सकते हैं, खासकर आज के समय में जब इतनी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं हमारे सामने। ये बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।